डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आर के एग्ज़ाम क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिना सूत्रों के ही नियम और तालिकाओं के माध्यम से विसर्ग संधि को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। आइए विसर्ग संधि का अध्ययन करते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग संधि का स्वर या व्यंजन के साथ योग होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के मुख्य नियम इस प्रकार हैं। विसर्ग का दंत्य स में परिवर्तन। विसर्ग के बाद यदि दंत्य स, त या थ इन वर्णों में से कोई वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाएगा। जिस प्रकार से निह जमा संदेह, निस्संदेह, निह जमा सार, निस्सार, इतः जमा ततः, इतस्ततः, मनः जमा तापः, मनस्तापः। इन चारों उदाहरणों में विसर्ग के बाद या तो सह या तह, इन तीनों में से जो भी वर्ण होगा विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा। द्वितीय, इससे अगला उदाहरण देखिए। विसर्ग का तालव्य श में परिवर्तन। विसर्ग के बाद यदि तालव्य श, च, छ इनमें से कोई एक वर्ण यदि आ जाता है तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स हो जाता है। हरिः जमा शेते, यहाँ विसर्ग के बाद तालव्य श है। विसर्ग को तालव्य स में परिवर्तित कर दिया जाएगा। शब्द बनेगा हरिष्येते। रामः जमा चलति, यहाँ भी विसर्ग के बाद च होने के कारण विसर्ग को तालव्य श में परिवर्तित कर दिया जाएगा। रामश्चलति। तृतीय, विसर्ग का मूर्धन्य श में परिवर्तन। विसर्ग के बाद यदि श मूर्धन्य, ट या ठ इनमें से कोई एक वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श आ जाता है। जैसे रामः जमा षष्ठ, रामश्ष्ठ, रामः जमा टीकते, रामश्टीकते। यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद यदि क, ख, प, फ इनमें से कोई एक वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। जिस प्रकार से निह जमा फल, विसर्ग को मूर्धन्य श में परिवर्तित करने से निष्फल ऐसा शब्द बनता है। इसी प्रकार से अगला शब्द है निह जमा कपट, निष्कपट, दुह जमा कर्म, दुष्कर्म, दुह जमा फल, दुष्फल। इस उदाहरण में मैंने किसी शब्द को विसर्ग नहीं लगाए हैं। अंत में जो शब्द आता है वहां विसर्ग नहीं लगाए हैं, क्योंकि यदि हिंदी वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनको भी यह सिखाना आवश्यक है कि यदि अंतिम विसर्ग को हटा दें तो वह शब्द हिंदी का बन जाता है। यदि इनमें विसर्ग लगा दें तो यही उदाहरण संस्कृत भाषा का बन जाता है। संधि के नियम हिंदी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के लिए समान रूप से पढ़े जाने चाहिए, क्योंकि दोनों भाषाओं में समान ही नियम होते हैं। अगला देखिए, यहाँ यदि विसर्ग से पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद भी ह्रस्व अ हो तब विसर्ग को ऊ हो जाता है। अब पहले वाला अ और ऊ दोनों को मिलाकर के ओ हो जाता है। इसके बाद पूर्व रूप संधि होकर बाद वाले अ को अवग्रह में बदल दिया जाता है।
देखिए, इसको आप इस नियम के अनुसार इस तालिका से समझ सकते हैं। ए प्लस विसर्ग, अर्थात जो पहले शब्द है, जो पूर्व शब्द है, उसके अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से ठीक पहले ए स्वर हो। विसर्ग के बाद अर्थात पर शब्द का प्रथम अक्षर यदि ह्रस्व ए है तो विसर्ग को ऊ हो जाएगा। यहां देखिए, ए प्लस विसर्ग प्लस ए, अगला ए प्लस ऊ प्लस ए, अर्थात विसर्ग को ऊ हो गया और ए और ऊ दोनों को गुण संधि से मिला दिया जाता है, ओ बन जाता है। ओ के बाद ए, अर्थात पूर्व शब्द का अंतिम जो वर्ण है वह ओ और पर शब्द का प्रथम वर्ण है वह ए। अब इन दोनों को अगर देखा जाए तो यहाँ पूर्व रूप संधि का नियम लागू होता है और क्या शब्द बनता है यह देखिए। यहाँ पर उदाहरण है, उदाहरण से हम समझते हैं। पुरुषः जमा अस्ति, विसर्ग से पहले श में ए स्वर है, विसर्ग के बाद भी ह्रस्व ए है, विसर्ग को ऊ होकर ओ हो जाएगा। विसर्ग को ऊ, ए और ऊ मिला के ओ, और उसके बाद ए होने के कारण पूर्व रूप संधि होकर के यहाँ पुरुषो अस्ति। इसी प्रकार से रामः जमा अत्र, यहाँ भी ए और ए के बीच विसर्ग है तो रामो अत्र, यहाँ भी ऐसा शब्द बन जाता है। अगला नियम देखिए, विसर्ग से पहले ए तथा बाद में किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण हो अथवा य व र ल में से कोई वर्ण हो तो पूर्व अ तथा विसर्ग दोनों के स्थान पर पहले वाले नियम की तरह ही ऊ होकर के ओ हो जाता है। जैसे रामः जमा गच्छति, यहाँ विसर्ग को ऊ होकर के गुण होकर के ओ हो जाता है तो शब्द बनता है रामो गच्छति। रामः जमा जयति, यहाँ भी विसर्ग को ऊ होकर ओ हो जाएगा, रामो जयति। अगला नियम है, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई घोष वर्ण अर्थात वर्ग का तृतीय, चतुर्थ, पंचम अथवा य व र ल या है, इनमें से कोई एक वर्ण है तब विसर्ग को रै हो जाता है। जैसे हरिः जमा उवाच, यहाँ विसर्ग से पूर्व ए या आ से भिन्न स्वर है और विसर्ग के बाद कोई स्वर है, इसलिए यहाँ विसर्ग को रू हो जाता है और रू का रै शेष रहता है, शब्द बनता है हरिरुवाच। विसर्ग का र और र में ऊ मिल करके रू बन जाएगा, हरिरुवाच। इसी प्रकार से मुनिः जमा गच्छति, यहाँ भी विसर्ग से पहले ए से भिन्न स्वर है, विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय वर्ण है, मुनिर्गच्छति, विसर्ग का रै बन जाता है। इसी प्रकार से हरेर इच्छा, हरेः जमा इच्छा, यहाँ भी विसर्ग से पहले भिन्न स्वर है, ए से भिन्न स्वर है और विसर्ग के बाद कोई स्वर है तो हरेर इच्छा शब्द बन जाएगा। अगला नियम देखिए, यदि विसर्ग से पहले ए और बाद में ह्रस्व अ से भिन्न कोई स्वर है, यानी विसर्ग से पहले तो ए है और विसर्ग के बाद ए से भिन्न स्वर है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात अदृश्य हो जाता है, विसर्ग दिखाई नहीं देते। देखिए उदाहरण, देवः जमा आयाति, देव आयाति, यहाँ पर विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद ह्रस्व अ से भिन्न स्वर है, ह्रस्व ए से भिन्न यहाँ आ है, इसलिए विसर्ग का लोप होकर
शब्द बन जाएगा देव आयाति। कह जमा एषः, यहां भी विसर्ग से पहले ए है, विसर्ग के बाद अ से भिन्न स्वर है। कह जमा एषः, क एष, विसर्ग का लोप। इसी प्रकार से अर्जुनः उवाच, अर्जुन उवाच। अंतिम उदाहरण है सह या एषः शब्दों के बाद ए को छोड़कर कोई वर्ण हो, विसर्ग का लोप हो जाता है। दो शब्द हैं सह और एषः, इनके बाद अर्थात पर शब्द का प्रथम अक्षर यदि ए को छोड़कर कोई भी वर्ण है तो विसर्ग का लोप होता है। सह जमा इच्छति, यहाँ विसर्ग के बाद अ से भिन्न स्वर है, इसलिए विसर्ग का लोप हो जाएगा, स इच्छति शब्द रह जाएगा। एषः पठति, यहाँ भी ए से भिन्न वर्ण है तो स जो एषः शब्द है इसके विसर्ग का लोप हो जाएगा, एष पठति। इस प्रकार से यह विसर्ग संधि आपने पढ़ी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।